वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का वन शॉट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशंस कहते किसे हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मींस ऐसे मिक्सचर्स जिनकी सेम कंपोजिशन होती है, जैसे अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो उसको कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। अब सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ओके। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो सॉल्यूट वो होता है जिसको हम डिज़ोल्व करवा रहे होते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम डिज़ोल्व करवाएंगे। जैसे वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन है, तो वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, उसके अंदर हम मिक्स करवाएंगे। ठीक है, वो सॉल्वेंट हो गया। और शुगर को मिक्स करवा रहे हैं तो शुगर इज़ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट एक स्मॉलर क्वांटिटी में डाला जाता है और सॉल्वेंट एक लार्जर क्वांटिटी में डाला जाता है। सॉल्यूशंस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो गैस ही रहेगा, बट सॉल्यूट चेंज हो सकता है। जैसे गैस इन गैस हो सकता है, लिक्विड इन गैस हो सकता है एंड सॉलिड इन गैस हो सकता है। गैस इन गैस, इनके आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए, यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। गैस इन गैस का एग्जांपल जैसे एयर में नाइट्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है, तो ये गैस इन गैस हो गया। लिक्विड इन गैस का क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, सॉलिड इन गैस का कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ऐसी जो लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे उसके अंदर सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, बट सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है। जैसे गैस इन लिक्विड का एग्जांपल ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वाटर में, लिक्विड इन लिक्विड का इथेनॉल इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड का ग्लूकोज इन वाटर। ऐसे ही सॉलिड सॉल्यूशंस होंगे, इसके अंदर सॉल्वेंट सॉलिड ही रहेगा और सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड देन सॉलिड भी हो सकता है। जैसे गैस इन सॉलिड के एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम, लिक्विड इन सॉलिड का एमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, और सॉलिड इन सॉलिड का Cu डिज़ोल्व्ड इन गोल्ड। कॉपर को गोल्ड में डिज़ोल्व करते हैं, तो इस सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। मास परसेंटेज अगर हमें किसी भी चीज़ में फाइंड आउट करनी हो तो हमें उस कंपोनेंट का मास लेना है अपॉन में टोटल मास लेना है सॉल्यूशन का। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा मास परसेंटेज। अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे हम मास ले रहे थे, हम यहाँ पे नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट और अपॉन में टोटल वॉल्यूम इनटू 100। जब भी आपको परसेंटेज निकालनी होगी आपको मल्टीप्लाई बाय 100 ही करना है। ओके। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 100, ऐसे निकलेगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमें पार्ट्स पर मिलियन हमें निकालने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई भी चीज़ हमें बहुत छोटी डिजिट में दे रखी हो, तो हम उसे थोड़ा 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6, तो वो थोड़ी बड़ी डिजिट में वो नंबर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे अगर हमें ए सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बी, मतलब ऊपर सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ऐसी बी का निकालना होगा तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है। और जब भी हम मोल फ्रैक्शन ए और बी का निकालें, हमेशा उन दोनों का सम जो होगा वो 1 के इक्वल ही आता है। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब सबसे मेन टॉपिक्स आते हैं इसमें, मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये है मोलारिटी। देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, या फिर मोलर भी हम बोलते हैं।
इस फॉर्मूले से आप आसानी से मोलारिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मोलारिटी क्या होती है, इसमें भी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, बट अपॉन में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट था बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो इन दो फॉर्मूले का यूज़ करके आप मोलारिटी एंड मोलालिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मोलारिटी और मोलालिटी में से वो टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है। तो आप खुद बताइए, टेम्परेचर पे वही चीज़ डिपेंड करेगी जिसमें वॉल्यूम होगी, है ना, जो वॉल्यूम चेंज हो सकती है। तो मोलारिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। आगे चलते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसको कहेंगे हम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को कुछ फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो, लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब जैसा होगा वो वैसे में ही डिज़ोल्व होगा। जैसे पोलर सोल्यूट जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर सोल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होते हैं। हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स ये होता है जब भी हम किसी सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करवाएं तो उसमें से कुछ सॉल्यूट तो डिज़ोल्व हो जाएगा और जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ होगी। इस प्रोसेस को कहेंगे डिसोल्यूशन। और कभी कभी क्या होता है, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं जो सॉलिड सॉल्यूट होता है उसके साथ। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं सॉल्यूशन में से और वो नीचे बैठ जाते हैं, तो वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में नीचे रह जाते हैं। इस प्रोसेस को कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में जब और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व ना कर पाएँ उस सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर, उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि जब हम चाशनी बनाते हैं, एक टाइम पे तो चीनी डिज़ोल्व होती रहती है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब चीनी बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होती, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है जब जो सॉल्यूट है वो और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? जिसके अंदर हम और सॉल्यूट ऐड करवा सकें ये एट द सेम टेम्परेचर, ओके। अब हम पढ़ रहे थे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड में? अब इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज़ होगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे अगर मैं चाशनी बना रही हूँ, अगर मैं उसको गैस को लो पे रखूँगी तो वो मेरी ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूबल हो पाएगी लिक्विड में, बट अगर मैं टेम्परेचर ही बढ़ा दूँ तो मेरी सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। और एंडोथर्मिक में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक और इसके अंदर डेल्टा एच होगा पॉजिटिव। प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, ओके। अब आगे चलते हैं हेनरी लॉ पे। तो हेनरी लॉ हमें क्या कहते हैं, उसे पढ़ने से पहले आप ये जानो कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज़ इन प्रेशर। जैसे अगर ये एक बकेट है, इसके अंदर मैं ऊपर से प्रेशर लगा रही हूँ, पिस्टन मैंने इसके ऊपर रख दिया, और जितना ज़्यादा मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगी उतनी ज़्यादा इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। हेनरी लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। मतलब P इज़ पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। काय के सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर आता है KH इज़ नोन एज हेनरी कांस्टेंट, ओके। तो हमेशा जो वैल्यू ऑफ KH होती है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते रहते हैं। और सॉल्युबिलिटी का कोई स्पेसिफिक इफ़ेक्ट नहीं है विद द इंक्रीज़ ऑफ KH, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम KH को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसमें देखो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा।
एज डिसोल्यूशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड में वो डिक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होगी हमेशा ही डिक्रीज़ होगी जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे। अब हम वेपर प्रेशर तो पढ़ रहे थे, बट अब हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर बोलते किसको हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के साथ ये चीज़ बताती हूँ। सपोज़ हमने एक कुकर में अगर हमने उसके अंदर पानी डाल के रखा है और ऊपर हमने प्लेट ढक दिया, एक टाइम पे जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर आ रहे होते हैं और वो प्लेट पे भी धक्का लगाते हैं, तो प्लेट भी थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। डैट मीन्स वो प्लेट पे जो प्रेशर है वो लगा कौन रहा है? वेपर्स लगा रहे हैं। तो होता क्या है, पार्टिकल्स जब ऊपर जाएंगे तो वो इवेपोरेशन होंगे और वो ठंडे होकर नीचे आएंगे तो कंडेंसेशन होगा। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखो वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट करते हैं? वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। जितना कम उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा उतना ज़्यादा ही वेपर प्रेशर होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे मैंने आपको वो गैस वाला एग्जांपल बताया कुकर वाला, अगर हम टेम्परेचर और ज़्यादा राइज कर देंगे तो वो जो वेपर्स होंगे वो और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी इस रीज़न से इंक्रीज़ होगा। हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द बॉटल इज सील्ड। अब देखो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जैसे ही हम उसकी बोतल को खोलते हैं एकदम से गैस निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि जो वो गैस होती है वो एक हाई प्रेशर पे सील की जाती है। CO2 को एकदम से डालते हैं और एकदम बोतल सील कर देते ताकि CO2 जो हो हाई प्रेशर पे इसलिए डाली ताकि वो अच्छे से और ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाए। ठीक है, अगर हम कुछ टाइम के लिए, जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं घर पे और कुछ टाइम के लिए हम उसकी बोतल को जब ओपन कर लेते हैं, उसकी सील ख़त्म होती है, तो कुछ टाइम बाद जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत बेकार लगता है क्योंकि उसके अंदर से CO2 रिलीज़ हो जाती है। अब देखो जब स्कूबा डाइवर्स अंडर वाटर जाते हैं तो अंडर वाटर प्रेशर हाई रहेगा और प्रेशर हाई होगा तो उतनी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक गैसेस ब्लड में ज़्यादा डिज़ोल्व होंगी। तो एक नाइट्रोजन गैस ब्लड में डिज़ोल्व होती है और जैसे ही वो स्कूबा डाइवर सरफेस पर आएगा तो नाइट्रोजन गैस रिलीज़ आउट होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। इसकी वजह से कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएंगी और इस कंडीशन का नाम होता है बेंच। इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही जब क्लाइंबर्स हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होता है और लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं वो वीक फील करते हैं और इस डिज़ीज़ का नाम होता है एनॉक्सिया। पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है हमें, ये पढ़ते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर हर कंपोनेंट का सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। जैसे अगर A है कंपोनेंट तो उसका जो मोल फ्रैक्शन से प्रोपोर्शनल होगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ B है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B के। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो P0A आएगा और P0 कहते हैं वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। A कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो प्योर स्टेट में है P0A, ऐसे यहाँ पे P0B है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है, अब दो टाइप्स के सॉल्यूट होते हैं, एक वॉलेटाइल सॉल्यूट और एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? जैसे सॉल्यूशन बनता किस किस से? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। ठीक है, तो जो टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किस किस मतलब कैसे बनेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या है? सॉल्यूशन बनेगा कैसे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसके अंदर सॉल्यूट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A के इक्वल होगा और PA को हम कैसे लिख रहे हैं? P0A.XA। तो PT का यहाँ से फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूट का ये हो गया।
अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता था कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा टोटल कंपोनेंट के। तो जैसे 1 और 2 कंपोनेंट्स हो गए। अब P1 कैसे लिखेंगे, x1 P01 और P2 कैसे लिखेंगे, x2 P02। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट इज ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो x1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस x2 और P01 यहाँ पे आ गया। फिर x2 और P02 ये सेम रह गया। अगर हम इसको ये अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऐसे आएगा। फिर हम इन दोनों में से अगर x2 कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये जानो, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसके अंदर ए और बी की वो नियरली सेम होती है, ए इंट्रैक्शन के और बी इंट्रैक्शन के। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो ए बी की इंट्रैक्शन होती है वो सेम नहीं होती ए इंट्रैक्शन के और बी इंट्रैक्शन के। अब ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए होगा। ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए पी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए होगा। इसके अंदर डेल्टा वी जो होगा वो ज़ीरो होगा और डेल्टा एच भी ज़ीरो होगा क्योंकि ये रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा और डेल्टा एच भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल है बेंजीन प्लस टॉलिन और इसमें एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन ना दो टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं और एक पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन जो होता है वो वीकर इंटरेक्शन को शो करता है और जो नेगेटिव डेविएशन होता है वो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन को शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो पी ए होता है वो मोर होता है पी नॉट ए एक्स ए से और नेगेटिव के अंदर पी नॉट ए एक्स से ज़्यादा होता है पी ए से। इसके अंदर डेल्टा एच और डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, इसके अंदर डेल्टा एच और डेल्टा वी नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव डेविएशन जब शो करते हैं तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। एजियोट्रॉप्स अभी हम समझेंगे आगे होते क्या हैं। और जो नेगेटिव डेविएशन होते हैं वो क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये इनके एग्जाम्पल हैं, आपको पता होना चाहिए। एक बार एग्जाम्पल से देखो, जैसे x से यहाँ पे 1 है, एक्स बी 0 होगा। यहाँ पे ये 1 है, ये उधर जाएगा और x से यहाँ पे 0 है तो एक्स बी 1 होगा। ठीक है, और टोटल कैसे निकलेगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी से। ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन। अब जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा तो इसमें x से 0 है और एक्स बी क्या है 1 तक गया। यहाँ पे x से 1 है और एक्स बी 0 है। ठीक है, ये तो आइडियल सॉल्यूशन का हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे तो इसका ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ये ग्राफ कई बार पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, दोज लिक्विड सॉल्यूशन हुज कंपोजिशन इज सेम इन देयर वेपर फेज एज वेल एज इन लिक्विड फेज। ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन जिनकी कंपोजिशन वेपर फेज़ और लिक्विड फेज़ में सेम होती है और ये बॉयल करते हैं एज अ प्योर लिक्विड, उनको कहते हैं एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपसे कोई भी पूछे किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ये कई बार पूछ लिया जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए। यहाँ से सीधा न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। यहाँ पे पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इज इक्वल्स टू एक्स बी के इक्वल है। एक्स बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। ये फॉर्मूलेज हैं, या आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
और जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में उनको क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टी बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी नॉट बी माइनस टी बी। और ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो इनका बीच का डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। ठीक है, तो डेल्टा टी बी जब ये साइन हटेगा प्रोपोर्शनैलिटी का तो क्या आएगा, के बी आ जाएगा। के बी को बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। ये भी आपका न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। अगर आपको डेल्टा टी बी फाइंड आउट करना होगा तो के बी इंटू 1000, वॉल्यूम 1000 में होगी, इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2। M2 इज़ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और M2 फाइंड आउट करना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बस M2 ऊपर चल जाएगा, TB नीचे आ जाएगा। देखो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है। ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इस टेम्परेचर पर इक्वल हुआ और सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पर, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा TB होगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको पता होने चाहिए। और अब पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो हमेशा लोअर होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर का उसको बोलेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता है। M प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो KF आएगा। KF को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, जैसे ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, फिर ये लिक्विड सॉल्वेंट में बनेगा और ये सॉल्यूशन में इस टेम्परेचर पे बनेगा, तो इनके बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो डेल्टा TF होगा, या फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डेल्टा TF फाइंड आउट करना होगा तो KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में M2 इंटू W1, और M2 फाइंड आउट करना होगा तो TF नीचे आ जाएगा, M2 ऊपर चल जाएगा। इस तरीके से आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है ओस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। जैसे आप ये देखो, एक सेटअप है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन की हाई कंसंट्रेशन है और सॉल्वेंट की लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाते हैं, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और बीच में होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो उसको सेपरेशन करने का काम करती है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में जाएंगे। अब इसको स्टॉप करने के लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है, उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इज इक्वल्स टू CRT। C इज़ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम N/V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिन दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, जैसे सलाइन सॉल्यूशन एंड ब्लड। अब दो टाइप्स के और सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हाई होता है, और हाइपरटोनिक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है। ठीक है, तो हाइपोटोनिक में क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो गया, और हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो गया। और आप ये और ध्यान रखना कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में जो सेल होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, और हाइपरटोनिक में सेल जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। जैसे स्वेल कैसे होते हैं, सपोज़ हम इसमें रेजिन्स का एग्जांपल दें। रेजिन्स को जब हम वाटर में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाता है, तो जो सेल होते हैं वो स्वेल, रेजिन्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। और जब हम उन्हें बाहर रख दें तो ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो रहा है, हाइपरटोनिक हो गया, तो जो सेल होंगे वो श्रिंक होंगे, रेजिन बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हेन प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। जब ऐसा प्रेशर लगाया जाता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन में लगाया जाता है, तो जो सॉल्वेंट होता है जो सॉल्यूशन में पास कर रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सबसे सही एग्जांपल है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जैसे एक तरफ है
सॉल्ट वाटर और एक तरफ है फ्रेश वाटर। इसी से समझ लो, यहाँ पर है सॉल्ट वाटर और यहाँ पर है फ्रेश वाटर। तो यहाँ से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है ओस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगाया जा रहा है, जो कि वो जो यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो जो यहाँ वाला सॉल्ट वाटर है वो उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब पढ़ते हैं एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ऐसा मॉलिक्यूलर मास जिसकी वैल्यू या तो लोअर हो या हायर हो एक्सपेक्टेड वैल्यू से या नॉर्मल वैल्यू से, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कभी कभी मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है या डिसोसिएशन हो जाता है, तो जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो नहीं आती, या तो वैल्यू कम आती है या ज़्यादा आती है नॉर्मल वैल्यू के मुकाबले। इसको बोलते हैं एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। हायर वैल्यू किस में शो होती है? इन द केस ऑफ एसोसिएशन, और लोअर वैल्यू शो होती है इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। लास्ट वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला देखिए, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। मतलब ऊपर ऑब्जर्व्ड वाली चीज़ें आएंगी, अपॉन में कैलकुलेटेड जो हमने निकाली हैं वो। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर ऐसे निकालते हैं। अगर हम वांट ऑफ फैक्टर को सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस करें तो सबके आगे आई लग जाएगा। जैसे हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग की, तो आगे आई आ जाएगा P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। अगर हम एलिवेशन, ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग था, एलिवेशन की बात करें तो TB इज इक्वल्स टू IKBM हो जाएगा। TF की बात करें तो I आ जाएगा, KFM हो जाएगा। मतलब हर एक के आगे I इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। अगर तो I 1 के इक्वल होगा तो ना ही एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा। ठीक है, और I अगर ग्रेटर होगा 1 से तो जो पार्टिकल्स होंगे वो डिसोसिएशन करेंगे, और I स्मॉलर देन 1 होगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? एसोसिएशन करेंगे। तो यही था हमारा सॉल्यूशन चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।